स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं भाग नंबर 5। और भाग नंबर 5 में है दोस्तों संघ। और ये दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आता है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर चुके हैं और नागरिकता के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 और 51A तक बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे 52 से लेकर 51 तक, 151 तक। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जाइए देखिए। और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी अनुच्छेद से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाग 5 में जो है दोस्तों वहाँ पर संघ के बारे में बात होती है। और वो दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है दोस्तों, थोड़ा इसको और जूम कर लिया जाए, एक मिनट जाइए, ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पर दोस्तों बात किया जा रहा है अनुच्छेद 52 के बारे में। इसमें है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख होता है, तो अगर ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। और अनुच्छेद नंबर 53 में है संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है, ये है। अनुच्छेद नंबर 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल राष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट ही होते हैं, लेकिन मैं विशेष कर बता रहा हूँ, इन सब पर तो ध्यान ही देना है। अनुच्छेद 57 है आप सभी के सामने, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता या योग्यताएं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने ये लगा दिया स्टार, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान देना, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 62 के बारे में। हम लोग 61 तो बात कर चुके हैं। 62 में है राष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है 6 माह। इसे ध्यान देना, यानी 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 63 है उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख। अब आपने ध्यान दिया होगा कि 52 में है राष्ट्रपति के पद का उल्लेख और 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख, तो ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट था। फिलहाल जो हम लोगों ने बात किया, ये भी स्टार में लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 64 है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 65 है आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अब ये बात करेंगे अनुच्छेद 68 के बारे में, एक मिनट जाइए। अनुच्छेद 68 में दोस्तों उपराष्ट्रपति पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 70 में अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। और अनुच्छेद 72 में आ जाता है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर हर एग्जाम में कभी भी राष्ट्रपति से संबंधित सवाल आते हैं दोस्तों, तो इसका आना एकदम तय है, ये कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो 72 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब आइए आगे बात करेंगे। आगे दोस्तों अनुच्छेद 73, इसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। अनुच्छेद 75 है मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है। 76 में है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। 77 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फिलहाल तो संघ में सारे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद तो फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब पर आपको ध्यान देना ही देना है, लेकिन जो मैं स्टार लगा देता हूँ वो कहीं ना कहीं बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 77 है भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख। 78 में राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य या के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख, ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 और 81 ध्यान देना। 80 में राज्यसभा के बारे में बात किया जा रहा है और 81 में लोकसभा के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अब आइए बात करेंगे 82 के बारे में, एक मिनट जाइए। अनुच्छेद 82 में दोस्तों प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख।
अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में संसद के सदनों में मंत्री और महानिवादी के अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। ठीक है, अब बात करें अनुच्छेद 90 के बारे में। इसमें राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना और परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अनुच्छेद दोस्तों 91 आता है। ठीक है, 90 हो गया, अब 91 के बारे में बात करेंगे। एक मिनट जाइए। इसमें दोस्तों बात किया जा रहा है सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 92 में है जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वह पीठासीन, यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा लिखा होगा, पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 93 के बारे में। इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में है अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की पालना करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, ये भी ध्यान देना। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 97 के बारे में। एक मिनट जाइए। इसमें है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 98 है संसद के सचिवालय का उल्लेख, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 99 में है संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। और अनुच्छेद 100 में है संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति। अनुच्छेद 101 में संसद में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में है संसद सदस्यता के लिए योग्यताएँ। और अगर बात करें दोस्तों अनुच्छेद 105 के बारे में, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर 103, 104 कहाँ पर है, तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि वो सब आगे है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर 103, 104 नहीं है, उसको हम लोग आगे बात करेंगे। 105 है दोस्तों, एक मिनट जाइए। अनुच्छेद 105 है कि संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 106 है सदस्यों के वेतन और भत्ते, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 108 है कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 है धन विधेयक की परिभाषा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का उल्लेख। अनुच्छेद 113 में संसद के प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 115, 16, 17, 18, 19 नहीं है, वो सब आगे दोस्तों, वो सब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में विस्तार से। ठीक है, तो वहाँ वो सब आर्टिकल या अनुच्छेद इसमें संबंधित नहीं है, चीज़ ध्यान देना। अगला 120 है अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 122 है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 125 है न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 126 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 128 है दोस्तों, एक मिनट जाइए, 1 मिनट, उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थित। अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिकता। अनुच्छेद, अब ध्यान देना, अनुच्छेद 31, 32, 33, 34, 35, 36 नहीं है, ध्यान देना। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप सबको ये नहीं घबराना कि सर वो कहाँ गया, ये सब कुछ नहीं, सब बात करेंगे विस्तार से, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो सिर्फ। अनुच्छेद 137 है निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करना। 148 है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG कैग कह सकते हैं इसको, का उल्लेख है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 149 है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। 150 है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। और अनुच्छेद 151 दोस्तों संपरीक्षा प्रतिवेदन। ठीक है, तो ये तो दोस्तों वीडियो था संघ के बारे में, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, और उसमें कई सारे अनुच्छेद इसमें नहीं भी हैं, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विस्तार से, क्यों नहीं है, क्या कैसा मामला है। फिलहाल जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में, तो जाइए देखिए, इसका लाभ उठाइए और मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।